तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेके जो कि बियॉन्ड द टाइम स्केप नोवेल का होने वाला है, ठीक है। और इस बार ना मैं इस बियॉन्ड द टाइम स्केप नोवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। बाद बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो को फर्स्ट में हमें बताया जाता है कि जो साउथ फिनिक्स का जो जूकिंग का जो फॉरबिडन एरिया था ना, वो कोई खास बड़ा नहीं था, इसलिए जो यहाँ पे जो स्क्वेंजर्स वगैरह भी थे ना, बहुत ही मतलब सूर्य सुबह होते ही यहाँ पे पहुँच चुके थे, और कुछ जो म्यूटेशन बिस्ट वगैरह भी होता है ना, उन लोगों को मार दिया होता है। और जो कि भी इन लोगों का जो काम वगैरह होता है ना, वो देख के समझ गया था कि थंडरबोल्ट के अलावा किसी से भी फाइट कर सकता है। और जैसे-जैसे आउटर वर्ल्ड के कनेक्ट में आ रहा होता है ना, वैसे-वैसे जो उसके साथ में जो लोग थे ना, थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करने लगे थे। लेकिन थंडरबोल्ट ही ऐसा था, मतलब कि वो हमेशा शांत रहता था और दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो लोग ना थंडरबोल्ट का हमेशा रिस्पेक्ट करते थे। और ये देखे ना, ज़ुकिंग भी थोड़ा हैरान था, मतलब कि जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर में जो थंडरबोल्ट है ना, वो फिर है कौन? लेकिन ज़ुकिंग अपना क्यूरियोसिटी को दबाता है और केयरफुल रहता है हमेशा। और ऐसे ही चलते-चलते लगभग ना आसमान में थोड़ा अंधेरा छाने लगता है, मतलब कि शाम हो जाता है, और ज़ुकिंग भी अपने पीछे साइड में अपने फॉरेस्ट से फॉरबिडन एरिया को देखता है, जो कि जहाँ पर सब कुछ एकदम तबाह हो चुका होता है। और बाहर की साइड में ना नाइट वगैरह हो चुका था, और ऊपर में मतलब आसमान में चाँद-तारे ऐसे ही टिमटिमा रहे होते हैं। और यहाँ का भी जो प्लेस था ना, वो भी थोड़ा-सा डेज़ोलेट टाइप का था, लेकिन फॉरबिडन एरिया से बहुत ही ज़्यादा बेटर था। फिर फॉरबिडन एरिया से बाहर आने के बाद ना, जो स्क्वेंजर्स वगैरह होते हैं ना, वो बात कर रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम होगा जब मैं किसी फॉरबिडन एरिया पे अपना कदम रख रहा हूँ। और वैसे भी अगर इस वर्ल्ड में ज़िंदा रहना है, तो ऐसे-ऐसे फॉरबिडन एरिया में ना जाना ही पड़ेगा। और आज ना कल मैं सेवन ब्लड आइस के सिटी के अंदर में ना अपना ज़मीन वगैरह कुछ खरीद लूँगा। जोकिंग भी जो था ना, वो चुपचाप सुन रहा होता है। और कई बार तो उन लोगों के मुँह से ना सेवन ब्लड आइस और वायलेट लेट्स के बारे में भी सुना था, जो कि अंदाज़ा हो गया था जोगिंग को कि ये भी कोई पावरफुल ग्रुप होना चाहिए। फिर उन्हीं में से कोई बोलता है कि सेवन ब्लड आइस के अंदर है ना बहुत सारे सिटीज़ हैं, जिसमें से कि एक एंटरविल है, और वहाँ पर तुम्हारे पास अगर पर्याप्त कॉइन है, स्पीड कॉइन वगैरह, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन उसके दरवाजे मतलब गेट के अंदर में जाने के लिए ना तुम्हें सेवन ब्लड आइस के किसी के डिसाइपल का सिफ़ारिश का ज़रूरत पड़ेगा। और वैसे भी वहाँ पे सिर्फ़ ज़मीन भी कौन खरीदना चाहेगा, मैं तो वहाँ पे सेवन ब्लड आइस का डिसाइपल भी बनना चाहूँगा। फिर उसमें से भी एक बंदा बोलता है कि तुम और सेवन ब्लड आइस का डिसाइपल तुम 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे, फालतू का बकवास करना बंद करो। तुम सीधा-सीधा ये कहना चाहते हो कि तुम सीधा समुद्र को पार करते हुए तुम सीधे ह्यू मेनलैंड में जाना चाहते हो, जो कि जहाँ से कि ह्यूमन का ओरिजिन है। ज़ोकिंग भी जब सुनता है ना मेनलैंड के बारे में, थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि उसका जो बैम्बू स्लिप था ना, उसमें भी मेनलैंड के बारे में कुछ बताया था। वही बोलता है, अगर मैं इतना खतरनाक होता तो मैं चल नहीं गया होता। फिर ऐसे ही जो दोनों स्कैवेंजर्स वगैरह थे ना, अपने-अपने में ऐसे ही तब्दील हो जाते हैं, गुस्सा-गुस्सी, गरमा-गरमी होने लगते हैं। लेकिन जो ज़ोगिंग होता है ना, वो चुपचाप शांत रहता है। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, बीच में ही बात काटते हुए बोलता है कि अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इसके 4 रास्ते हैं, बस तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन कौन-सा होगा। सबसे पहले तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर बन जाओ 15 ईयर तक का, ठीक है? और सेकंड है 3 लाख स्पीड कॉइन दे दो। और थर्ड है एल्केमिस्ट बन जाओ। और फोर्थ, सेवन ब्लड आइज़ के अंदर में ना कोई बड़ा आदमी होना चाहिए, मतलब पद वगैरह जो होता है ना, वैसा ही किसी के सक्सेसर बन जाओ। फिर उनमें से भी एक बंदा बोलता है कि अरे हमारे पास तो फिफ्थ रास्ता भी है ना, एक लिविंग ट्रेज़र बन जाओ, तो तुम्हारे लिए बताओ कौन-सा बेस्ट रहेगा? और जब ज़ोकिंग लिविंग ट्रेज़र के बारे में सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा-सा शॉक हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ही में जो माजरा है ना, आखिर है क्या? फिर ज़ोकिंग भी थंडरबोल्ट से पूछ ही देता है कि आखिर में जो लिविंग ट्रेज़र में है, ये आखिर है क्या? थंडरबोल्ट भी ज़ोकिंग को समझाता है कि देखो, ये जो लिविंग ट्रेज़र है ना, एक ऐसे पर्सन, मतलब कि जिसका बॉडी पूरी तरीके से मैजिकल हो, जो कि जिसका बॉडी की म्यूटेशन पावर से इस इफ़ेक्ट ना होता हो, और ऐसे बॉडी की यूज़ करके ना ट्रेज़र वगैरह को ना प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से ज जिसका भी बॉडी होगा ना, उसका डेथ हो जाएगा। और जैसे ही वो लोग सब सुनते हैं ना डेथ के बारे में, तो वो सब कोई शांत हो जाते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वो लोग सामने में ही एक बड़ा-सा मैदान दिखता है, जहाँ पे अपना-अपना कैंप वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लगाने के बाद अपना बड़ा-सा बोनफायर जलाते हैं, और सब कोई अपने-अपने साइड में, मतलब कि एक-एक साइड में बैठ जाते हैं अपना खाना वगैरह बनाने। सूखी के भी मुँह में थोड़ा-सा पानी वगैरह आ रहा था, क्योंकि उसको भी थोड़ा भूख वगैरह लग रहा था भाई। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो जोगी के पास जाता है और कुछ भुने हुए 3 रोटियाँ वगैरह दे देता है,
और जोगिंग में बोलता है कि धीरे से बोलता है कि धन्यवाद। लेकिन थंडरबोल्ट होता है ना, वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप जाके बोनफायर के पास जाके बैठ जाता है, अपना खाना बनाने लगता है। लेकिन जो उसके साथ में जो लोग थे ना, वो भी बोलते हैं कि आप उसके साथ में हमेशा मतलब कि ऐसा अच्छा बिहेव क्यों करते हो? थंडरबोल्ट भी होता है कि किस्मत ही का बात है कि शायद हम उससे मिले हैं तो उसका थोड़ा हेल्प ही क्यों ना कर दिया जाए। जोकिंग भी उन रोटियों को ना देख के थोड़ा-सा झिझक रहा होता है। फिर जोकिंग देखता है ना कि सारे स्कैवेंजर्स जो थे ना अपना-अपना खाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो जोकिंग भी खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो छोटा-सा रोटी का ना टुकड़ा अपने मुँह में डालता है, चेक कर रहा होता है कहीं कोई ट्रैप वगैरह या पॉइज़न वगैरह तो नहीं है। फिर जैसे ही वो कन्फर्म हो जाता है ना कि कुछ भी नहीं है, तो खाना स्टार्ट कर देता है और 2 रोटी खा लेता है और एक को अपने बैग में एकदम आराम से रख देता है। और सब कोई खाने के बाद ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नाइट हो चुका था। तो थंडरबोल्ट जो होता है ना, वो जोगिंग के पास आता है और एक स्लीपिंग बैग देता है और बोलता है इसको रख लो। जोगिंग भी थोड़ा आश्चर्य से बोलता है, थंडरबोल्ट भी बोलता है क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? ये 3 रोटियाँ और ये जो स्लीपिंग बैग बैग है वो कोई ख़ास कीमती नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो इसके बारे में मेरे को कुछ खिला सकते हो। जोगिंग बोलता है खाने में क्या पसंद है? तो थंडरबोल्ट बोलता है आराम से बोलता है कि मेरे को साँप खाने में थोड़ा मज़ा आता है, तो अगर तुम चाहो तो खिला सकते हो। ये कह के अपने तम्बू में चला जाता है और सब कोई जो होता है ना अपना खर्राटे मारने लगता है। लेकिन जो जोगिंग होता है ना अपने स्लीपिंग बैग लेता है और अपने तम्बू में जाके ना अपना शियन माउंटेन इनकार्नेशन का ना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अभी-अभी उसने सुना था ना, जो थंडरबोल्ट बता रहा होता है ना कि 15 ईयर तक का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर बन जाओ। हालाँकि जोगिंग को पता नहीं था कि इस लेवल पे ना इतने साल में कौन-कौन पहुँचा है, लेकिन जोगिंग भी अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 5 दिन बीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह जो जोगिंग होता है ना, वो भी इन स्क्वेंजर्स के ग्रुप में ना अपना जर्नी स्टार्ट कर देता है। और रास्ते में ना जाते-जाते 3 जो स्क्वेंजर्स होते हो ना अपने अलग रास्ते में मतलब कि निकल जाते हैं। तो ज़ोकी को भी थोड़ा समझ में आ गया था कि ये जो लोग हैं ना अपने-अपने हिसाब से काम करते हैं। और 7वें दिन जो शॉर्ट शॉर्ट पर्सन थे ना वो भी अपने-अपने रास्ते निकल जाते हैं। और पीछे में सिर्फ़ जोकिंग और थंडरबोल्ट ही बचे हुए थे। और वो लोग को भी चलते-चलते थोड़ा नाइट हो गया था, तो इस टाइम पे वो लोग ना एक बड़े से माउंटेन में रुकते हैं और वहाँ पे बोनफायर वगैरह जला के अपना खाना वगैरह खाने लगते हैं। फिर खाना खाने के बाद जो थंडरबोल्ट होता है ना वो जोकिंग से बोलता है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उस प्लेस को मैं अपना घर कहता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे बेस कैंप्स वगैरह, लेकिन सुज़ुकी होता है ना वो शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर दूर तक थंडरबोल्ट देखते हुए बोलता है, स्क्वेंजर बेस कैंप ऐसे नॉर्मली फॉरबिडन एरिया के पास ही बनाया जाता है, इसलिए जो माउंटेन है ना इसके दूसरे साइड में ना एक और फॉरबिडन एरिया है और जिस जगह पे तुम थे वो नया है, जबकि ये जो फॉरबिडन एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले टाइम से है और यहाँ पे बहुत सारे क्रूएल बेस्ट वगैरह भी हैं और यहाँ पे नॉर्मल लोग तो टिक भी नहीं पाते हैं और मैं भी वहाँ पे लगभग 1 हफ्ता भी टिक पाया था। हालाँकि वहाँ पे एक 7 लीफ करके कोई एक ग्रास होता है जिसका यूज़ करके ना व्हाइट बोल्स एक पिल होता है उसको रिफ़ाइन किया जा सकता है और उसको रिफ़ाइन करने के बाद ना कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर में जो म्यूटेशन पावर होता है ना उसको प्योर किया जा सकता है। और यहाँ पे लोग नहीं जा पाते हैं, इसीलिए जो स्क्वेंजर्स होते हैं ना उन लोगों को पैसे वगैरह दे के मँगवा लेते हैं। थंडरबोल्ट भी ज़ोगिंग की साइड देखते हुए बोलता है कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ज़ोगिंग भी बोलता है कि वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थंडरबोल्ट भी बोलता है कि 100% कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बेस कैंप्स हैं ना उसमें एक ही नियम है, अगर तुम पावरफुल हो तो तुम राजा, बाद बाकी वीक हो तो भाई तुम समझ ही लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वैसे जो हमारा बेस कैंप है ना वहाँ पे अच्छे जगह हैं, मतलब कि बाज़ार वगैरह भी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। और वहाँ पे अगर तुम रहना चाहते हो ना मेरे साथ में, तो तुम्हें एक ख़ास तरीके का ट्रायल देना पड़ेगा, जिसको कि जो बेस कैंप होता है ना उसका बनाता है। अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो तुम मेरे साथ में रह सकते हो। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो साउथ फिनिक्स है ना ये बहुत ही बड़ा प्लेस है और स्काईज़ के मतलब कि आसमान से देखने में ना लगभग एक अंडे जैसा दिखाई देता था। चारों साइड से मतलब समुद्र से घिरा हुआ था और बीचों-बीच में ना एक आइसलैंड जैसा दिखाई देता था। लेकिन ये आइसलैंड इतना बड़ा था ना कि अगर नॉर्मल पर्सन जो कल्टीवेटर ना हो, अगर पैदल चलना चाहे ना स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, तो वो उसका लाइफ स्पैन एंड हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और ये जो आइसलैंड है ना वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है जो मेनलैंड है और दूसरा जो है वो माउंटेन ट्रुथ है। और ये जो माउंटेन ट्रुथ है ना ये लगभग साउथ फिनिक्स का ना 70% हिस्सा कवर करता है और ये भी एक फॉरबिडन एरिया है, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो सिटीज़ वगैरह भी थे ना वो नॉर्मली ऐसे विलेज ही टाइप का थे, कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं। और जिस माउंटेन पे वो लोग खड़ा था ना वहाँ से साफ-साफ नीचे देख सकते थे बेस कैंप के साइड में कि ख़ास बड़ा नहीं था, लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि शायद वहाँ पे सैकड़ों लोग हो सकते हैं। और इस टाइम पे सुबह का टाइम था ना, इसलिए जो ऊपर में जो लोग माउंटेन से देख रहे होते ना तो धुआँ वगैरह बेस कैंप से उड़ रहे होते।
और बहुत सारी मतलब चहल-पहल ऐसे ही चिल्लाने, चीखने, गालियाँ वगैरह देने का आवाज़ वगैरह सुनाई दे रहा होता है। और इसी के कुछ दूरी पर ना दूसरे साइड में एक काफ़ी डेंस अमाउंट में ना मतलब कि फ़ॉरेस्ट था जो कि बहुत ही घना, जिसकी वज़ह से यहाँ सुबह भी होता था ना तो पता नहीं चलता था कि सुबह हो रहा है कि रात हो रहा है। ऐसे ही नॉर्मल थंडरबोल्ट भी बोलता है कि ये कैसा प्लेस है? तो ज़ुकिंग बोलता है कि ये लगभग मेरा ही प्लेस है, मतलब मेरे ही घर जैसे लगता है। फिर थंडरबोल्ट हँसते हुए नीचे चल जाता है और ज़ुकिंग भी उसके पीछे-पीछे नीचे की साइड में चल देता है। और रास्ते में बहुत सारे आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो जितने भी आते-जाते हैं ना, वो थंडरबोल्ट को ना एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। जो देखकर जो ज़ुकिंग था ना, वो भी थोड़ा हैरान हो गया था कि आखिर में थंडरबोल्ट है। और फिर ज़ुकिंग और थंडरबोल्ट होते हैं ना, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मतलब चहल-पहल था। कितने लोग तो गालियाँ बक रहे होते हैं और कितने मज़े कर रहे होते हैं, कितने लड़-झगड़ा मतलब ऐसे ही बहुत सारे थे। और देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स भी थे और क्रूएल ओक्स जैसे कुछ बंदे भी थे जिसको कि ज़ुकिंग ने निपटाया हुआ था। कुछ ज़ुकिंग मतलब कि ज़ुकिंग के ऐज के भी थे कुछ। और ज़ुकिंग भी ना इन लोगों में से किसी-किसी से ना स्पिरिचुअल पावर का ना फ्लक्चुएशन फ़ील कर सकता था। और ज़ुकिंग भी सोच रहा होता है कि दूसरे पर्सन को यहाँ पे लगभग नर्क जैसा लग सकता है, लेकिन ज़ुकिंग को उतना ख़ास नहीं था। उसको घर जैसा ही ये लगता। फिर सामने में ही एक तम्बू होता है ना, उसमें से एक बंदी निकलती है, जिसको जो कि थंडरबोल्ट बोलता है, अपनी आँखें अपने पास ही रखना तो बेहतर रहेगा। फिर जो ज़ुकिंग होता है ना, मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में सब फिर थंडरबोल्ट भी उसको कुछ नहीं बोलता है और इस बेस कैंप के अंदर में ना ज़ुकिंग को ले जाता है। फिर वो लोग चलते-चलते ना बीचों-बीच एक बड़ा-सा मतलब लकड़ी का बना वगैरह कुछ बिल्डिंग वगैरह था, उससे अंदर में चले जाते हैं। जहाँ पर कि अखाड़े वगैरह थे कुछ और जानवरों के ऐसे ही गुर्राटे वगैरह आ रहे हो। फिर कुछ ही पल के बाद ना वहाँ पे एक दुबला-पतला पर्सन आता है और वो अजीब टाइप का कपड़ा वगैरह पहना हुआ। वो भी थंडरबोल्ट के साइड में देखते हुए बोलता है कि थंडरबोल्ट भी बोलता है नया है पर उसको रूल्स के बारे में पहले ही से पता है। वही बोलता है कि इसका नाम क्या है? थंडरबोल्ट भी बोलता है बच्चा है तो बच्चा के ठीक है मेरे साथ में अंदर आओ। फिर जाने जाते समय ना ज़ुकिंग भी थंडरबोल्ट को ना एक उम्मीद की नज़रों से देख रहा। तो थंडरबोल्ट भी होता है ना, बोलता है कि चिंता मत करो जाओ मैं कल तुम्हें आके ले फिर ये जो पर्सन भी होता है ना कुछ दाढ़ी वगैरह वाला था, बुड्ढा वगैरह जैसा था। तो दाढ़ी पर्सन ही इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो जो दाढ़ी पर्सन होता है ना उसको लेके अंदर में चला जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे टाउन हाउस वगैरह बने हुए, बहुत सारे स्कैवेंजर्स वगैरह उन लोगों से ज़ुकिंग का इंट्रोड्यूस भी करा और फिर अंदर में ले जाता है और जहाँ पर एक रूम होता है उसके अंदर में ले के डाल देता है, ठीक है? फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर जो कि रहने के लिए एक रूम था, ठीक है? और वहाँ 2 बंदे और एक लड़की थी जो कि कोना दबा के चुपचाप बैठी हुई थी। और जो 2 लोग थे ना कुछ ज़ुकिंग थोड़ा-सा एज में थोड़ा और जो लड़की थी ना तो वो शायद छोटी और जो वहाँ पे जो 2 लोग थे ना उनमें से भी एक जो होता है ना ज़ुकिंग को एक अजीब ही नज़रों से देख रहा होता है, थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है। और जो लड़की होता है ना उसको भी थोड़ा देख के अजीब टाइप से रिएक्ट कर रहा हो। फिर ज़ुकिंग भी इस कमरे को ना अच्छे से देखने के बाद अपना लौंडा जो होता है मेडिटेशन में बैठ जाता है। और जो पर्सन भी होता है ना इर्द-गिर्द ऐसे ही घूम रहे होते हैं, चापलूसी कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग भी बात करते हैं कि बेस कैंप का ओनर कुछ म्यूटेशन बीस्ट वगैरह को लाता है और लाने के बाद ना कुछ पर्ची वगैरह मतलब कि स्लिप वगैरह बनाता है बैम्बू का और उससे जो भी मतलब कि वहाँ पे जाएगा ना फाइट करने के लिए तो अपना-अपना वो स्लिप पकड़ लेगा और उसमें से पता चलेगा कि कौन किससे फाइट करने वाला है। अगर तुम उसमें उस फाइट में जीत जाते हो तो तुम्हें गिफ्ट के तौर पे तुम्हें वहाँ पे अपना एक घर मिलेगा और वहाँ पे तुम रह सकते हो। लेकिन अगर तुम मारे जाते हो तो तुम इन बीस्ट का ना भोजन और इस क्रूएल वर्ल्ड में ना लाइफ से ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह से ज़्यादा ना लाइफ इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिटी है ना अगर इस सिटी में कोई रहने योग्य नहीं है ना तो स्क्वेंजर्स वगैरह भी ना उन लोग के भी साथ में रहने के योग्य रहा होता। और ज़ुकिंग भी एक साइड अपना पालथी मार के बैठा हुआ था और चुपचाप इन लोगों की बातें वगैरह सुन रहा। फिर उन्हीं में से कोई एक होता है जो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम उस फॉरबिडन एरिया में बचे हुए लोगों में से। जोकिंग भी अपना धीरे से आइस ओपन करता है और ऐसा बोलने वाला ना वो दो पर्सन होता है ना वो नहीं थे, बल्कि जो कोने पे जो लड़की बैठी हुई थी ना वो उससे बड़ी होती है। फिर जोकिंग भी उसको नीचे से ऊपर तक देखने के बाद थोड़ा सा अपना भाई फिर वही अपना मेडिटेशन में बैठ फिर ऐसे ही करके पूरा नाइट गुजर जाता है और फिर सुबह हो जाता है। फिर सुबह जैसे होता है ना तो ऐसे ही चहल-पहल, चीख-पुकारे मचने। फिर दरवाज़ा ओपन होता है और कोई आता है बोलता है कि अपना-अपना सामान तुम लोग का प्रदर्शन का टाइम हो और उन लोग में से कोई एक बंदा जो होता है ना बोलता है कि वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। ऐसा लगता है कि जो पर्सन है ना उन लोगों में से कुछ जान-पहचान होगा इसलिए ऐसा।
और जैसे-जैसे बैटलफ़ील्ड के पास में मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसके पास में जैसे-जैसे पहुँचते हैं ना, ये लोग तो चीख-पुकारे एकदम मच और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे, कुछ मेल थे, कुछ फीमेल, कुछ जोगिन भी चुपचाप था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बस आस-पास के सभी साइड में ना देख रहा होता है कि आखिर में माहौल कैसा